हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम शीना जैदी। आज के क्लास में हम लोग रिवीजन प्रैक्टिस करने वाले हैं। रिवीजन प्रैक्टिस का मतलब है कि जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, जिस टाइप की चीज़ें आती हैं, जो पैटर्न रहता है और जो लेवल आने का पूरा चांस है, वो वाली चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी अ स्पेशल सेशन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बताए जा सकते, वो तो पता ही नहीं होते, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस जिनका होगा। तो इसमें मिक्स प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। और सारे के सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आंसर डिस्कस किया, एक क्वेश्चन दिया और उसका आंसर आपने बताया, यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया। सबका डिस्कशन कि क्यों गलत है, क्यों सही है। और फर्स्ट सारी चीजें उसी पैटर्न पर। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू? तुम किस तरह के आदमी हो? तुम किस प्रकार के आदमी हो, तुम किस तरह के आदमी हो। स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन तो मिक्स्ड होगा, कभी कोई आएगा ग्रामर, कभी वोकैब, क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड भी है। और जम्बल्ड मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज भी है, सारी चीजें करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ, अब इसमें रूल ये है बहुत ही सिंपल सा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन तीनों के बाद नो आर्टिकल इज यूज्ड। ए एंड द कुछ भी नहीं आएगा, प्लस नो आर्टिकल, ये रूल हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मैन, बस इतना कहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। ये आर्टिकल्स चैप्टर से था, तुम किस तरह के आदमी हो। सेकेंड क्वेश्चन, हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 years माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीक मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। मतलब केरला में रहने के बाद, 10 साल केरला में रहने के बाद मेरे फ्रेंड को आदत हो गई है मलयालम में बात करने की अपने फ्रेंड से। यूज्ड का क्या रूल था? यूज्ड को देखिए, दो यूजेस किए थे इसके। पहला है यूज्ड, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1, या तो ये आता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस यूज्ड प्लस 2 + जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म। ये दो चीजें आ सकती हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो अब सेंटेंस एक्स क्या है? अगर आपने क्लासेस नहीं किए हैं, क्लासेस में हम लोगों ने जब रूल पढ़ते हैं तो इस तरह करते हैं। एक्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसा कुछ। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो वैसे तो ये सारी चीजें हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन ये क्लासेस हिसाब से हैं कि आपने अगर वो वाली क्लासेस, मतलब जो कोर्स चल रहा था पेड कोर्स, वो नहीं भी किया है, तो आपका यहाँ पे कुछ नई चीज आप सीख जाएं, या पहले से आप पढ़े हुए ही होंगे तो आपका रिवाइज हो जाए जल्दी जल्दी। तो पूरा रूल लेकिन यहाँ पे लिख दिया है। दो चीजें हो सकती हैं, जैसे कहेंगे ही यूज टू प्ले, वो खेला करता था। ही यूज टू प्ले, यूज टू प्ले कहेंगे वो खेला करता था। अब अगर कहें ही वॉज यूज टू प्लेइंग, उसे खेलने की आदत थी। खेलने की आदत थी मतलब ही वॉज कंफर्टेबल इन दिस थिंग, उसे आदत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ही वॉज यूज टू वॉकिंग, तो मतलब उसे चलने की आदत थी। ही वॉज यूज टू रनिंग, उसे दौड़ने की आदत थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यहाँ पे वही चीज है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट, एक्स आया, फिर यूज प्लस टू, तो फिर आईएनजी फॉर्म होगी स्पीकिंग। मेरे दोस्त को आदत पड़ गई थी मलयालम बोलने की, क्योंकि वहां पे रहता था, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये इसका रूल हो गया। कोई ऐसी चीज हो जो आपको पहले से ना पता हो, तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेस में कर रहे हैं, रिविजन क्लासेस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एप्पल ऑफ द आई का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ द आई का मतलब है आंखों का तारा। तो अ पर्सन हु इज डियरली लव्ड, इसका ये मतलब है। कोई बहुत ही लाडला बच्चा हो तो उसको कहेंगे डियरली लव्ड है, एप्पल ऑफ द आई है। नेक्स्ट, फोर्थ, although I am employed for the last 2 years, I feel I'm still struggling. although का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। although और इसकी जगह आप दो भी ला सकते थे। अगर आपका इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो although और दो जो है, दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है। इसका जो बहुत पूछा जाने वाला रूल है वो ये है कि बट, इन दोनों के साथ बट या येट में से क्या आए। तो बट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, येट सही है लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब है चाहे यूज करिए चाहे ना भी लाइए, मतलब है चाहे आप कुछ ना लाइए, सिर्फ कॉमा ले आइए, या फिर कॉमा भी ना हो। तो जैसे ऑल्दो, एक सेंटेंस सुनिए, ऑल्दो ही इज सिक येट ही इज प्लेइंग, सही है। ऑल्दो ही इज सिक ही इज प्लेइंग, ये भी सही है, येट हटाकर।
तो यहाँ पे येट या बट तो कुछ आया ही नहीं था। और फॉर द लास्ट 2 years कह रहे हैं, पिछले 2 सालों से। 2 साल क्या है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज होता है, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर गलती क्या है, अब गलती ये है कि सिंस या फॉर का यूज हम कब करते हैं। सिंस या फॉर के बारे में पढ़ा है कि ये परफेक्ट टेंस में आता है। सिंस को आपको या फॉर को परफेक्ट टेंस में लाना होगा, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे ऐसे कहेंगे। इसी तरह से दे हैव लिव्ड हियर सिंस लास्ट ईयर, इस तरह बोला जाएगा परफेक्ट। तो आई एम नहीं होगा, आई हैव बीन एम्प्लॉयड। आई हैव बीन एम्प्लॉयड ये कहा, और ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्योंकि सिंस फॉर कुछ भी लाएंगे तो परफेक्ट टेंस हैज टू बी यूज्ड, फॉर था इसलिए। फिफ्थ, राहुल वर्क्स बेटर देन अविनाश इजंट इट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एनी करेक्शन रिक्वायर्ड। राहुल अविनाश से बेटर काम करता है। तो अब इसका ये रूल है, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। क्वेश्चन टैग एक अलग चैप्टर के ही रूप में हम लोगों ने पढ़ा था, और क्वेश्चन टैग में आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक ही वैसे ज्यादातर सवाल आते हैं। तो क्या होता है, एक चीज पूछने के बाद उसको कंफर्म किया जाता है कि वो चीज सही है या नहीं, वेदर द अदर पर्सन अग्रीज विद इट और नॉट। तो अब यहाँ पे है राहुल अच्छा खेलता है, क्या होता है, सेम सब्जेक्ट रहेगा, राहुल इधर है तो राहुल के हिसाब से उधर कोई प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन क्या होगा, राहुल इंसान है, लड़का है तो फिर ही हो जाएगा, इट नहीं हो सकता, राहुल के अकॉर्डिंग लाना था। फिर सेम टेंस रहता है, इधर प्रेजेंट है तो उधर भी प्रेजेंट रहेगा, पास्ट होता तो उधर भी पास्ट हो जाता। फिर वर्क्स बेटर कह रहे हैं, अब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहा। और दूसरी चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ये है अगर पहला हिस्सा पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ, पहले में तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था ना, नॉट नहीं लगा था, तो सेकंड पार्ट में हमें नॉट लगाना है, डजंट ही होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन कैसे बनता है, डू या डज लाते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग डज आ गया, डजंट नेगेटिव। सिक्स्थ है, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज। मच मतलब ज्यादा पानी फ्लो करके आ गया है, बह के आ गया है। मच किसके लिए यूज होता है, मेनी और मच का डिफरेंस किया है, मेनी आता है नंबर के लिए, फॉर समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ज्यादा पानी, मात्रा, क्वांटिटी दिखाने के लिए मच इज करेक्ट हियर। रॉन्ग इसमें यह है, फ्लाई एक वर्ड है, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ये फॉर्म्स होती हैं उड़ने के लिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और पानी जैसे होता है तो पानी फ्लो करता है, बहता है, तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड ये फॉर्म्स होंगी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन मतलब उड़ना, चिड़िया की तरह उड़ना, बर्ड की तरह, फ्लो मतलब जैसे पानी बहता है उसके, वो चीज। तो अब हमें क्या कहना है, ये तो फ्लोन किसकी, फ्लाई की फॉर्म आ गई, तो ये रॉन्ग है। हमें तो कहना है कि उड़ के ऊपर आ गया, ये तो नहीं कहना है पानी उड़ के आ गया है, बहकर आ गया है। तो हैज फ्लोड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फ्लोड आंसर हो गया। 7, तो अब आप जो चीज आप ऐसी हो, आपको पहले से ना पता हो या फिर अच्छे से नहीं पता कि एकदम दिमाग में नहीं आई, तो उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन उसमें से हम लोग भूल जाते हैं, कहाँ तक याद रहेगा, तो जिससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज होती रहे उसके लिए क्लासेस हैं। डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। किस तरह का वेट गेन और किस तरह का वेट लॉस, एडिक्वेट अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, एक्सटैटिक, एबिलियंट या फिर एक्सेसिव। अच्छा क्या नहीं है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट। सफिशिएंट ये है तो ये तो अच्छी चीज हो गई, एडिक्वेट तो बिल्कुल जितने की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग, तो ये तो अच्छा था। एक्सटैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी। एक्सटैटिक सिनोनिम्स में बहुत पूछा जाता है, एक्सटैटिक, यूफोरिक, इलेटेड, ये सब सिनोनिम्स हैं बहुत ज्यादा खुश के लिए, वेरी हैप्पी। जैसे आपका रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, यू वुड बी एक्सटैटिक। और एबिलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ये स्पेलिंग एरर में भी आया है, एंड कॉन्फिडेंस। अब लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि स्पेलिंग एरर में थोड़े कॉमन से वर्ड्स आते हैं। कॉमन से वर्ड्स का मतलब है जो आप काफी सालों से, बचपन से भी जानते होंगे, सुने हुए वर्ड्स। एबिलियंट तो ऐसा है कि आप वोकैबलरी पढ़ रहे हैं तब ऐसा वर्ड पढ़ते हैं, इतना कॉमन वर्ड नहीं। एक्सेसिव, जैसे एक्सेसिव वर्ड है, ये तो कॉमन है,
एक्सेसिव मीन्स हद से ज्यादा, ऐसा स्पेलिंग में आ सकता है। एक्सेसिव ही होगा, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा तो कोई भी चीज बुरी है, तो वेट गेन हो या वेट कम हो जाए वो तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, बॉडी के लिए। नेक्स्ट, इसमें कोई मिस्टेक, व्हेन हैज ही गॉन, वो कब गया है। व्हेन हैज ही गॉन कह रहे हैं, इसमें अगर गलती हो, मिस्टेक हो तो करेक्ट करना है। और ये वाला बहुत कॉमन मिस्टेक है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी कभी कभार ये मिस्टेक, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में भी ये वाली गलती देखिए। अब वो गलती ये है, व्हेन मतलब हम टाइम पूछ रहे हैं, हैज ही गॉन दिस मीन्स वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और रूल ये है, व्हेन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। व्हेन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट रॉन्ग है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर यूज कर रहे हैं उसमें व्हेन नहीं लाएंगे। मतलब अगर आपको टाइम पूछना है तो किसी और टेंस में पूछिए, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं पूछ सकते। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम पूछा नहीं जा सकता, तो कैसे फिर सही करें, मतलब हमें कोई और टेंस यूज करना होगा। अब कोई और टेंस यूज करें तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे तो टेंस भी सेम रहा, और दूसरी गलती हो गई कि जब क्वेश्चन पूछते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना, क्वेश्चन पूछने पे ये तो हो ही नहीं रहा था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए या सी में से क्या करें। ये कौन सा टेंस है, दिस इज पास्ट परफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट अलॉन्ग विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब क्वेश्चन पूछते हैं। अब इनमें से एक ही सही है। तो जब हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट किया था तब आपसे बताया था, पास्ट परफेक्ट में एक जरूरी कंडीशन है। जरूरी कंडीशन ये है कि ये तभी यूज हो सकता है जब एक सिंगल एक्शन में, एक सेंटेंस में दो पास्ट एक्शंस हो रहे हो, सिर्फ तब। जब एक सेंटेंस में दो अलग अलग पास्ट के काम होंगे तभी पास्ट परफेक्ट आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। यू नीड टू हैव टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस। अब यहाँ तो सिर्फ एक जाने का काम हो रहा है, तो टू पास्ट एक्शंस होने चाहिए थे, टू पास्ट एक्शंस यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, तो वो तो है ही नहीं, बचा पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट में एक सिंगल एक्शन हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट लाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ ये भी आप जान लीजिए, ये भी बताया है कि पास्ट परफेक्ट में जो ये कंडीशन है कि टू पास्ट एक्शन होने चाहिए, ये मॉडर्न इंग्लिश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एग्जाम में आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में पुराने रूल फॉलो होते हैं, ट्रेडिशनल। जो नए बदलाव हो रहे हैं, नए चेंजेस, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। सी आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है डिड प्लस वी1, और रूल था क्या ओरिजिनली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ व्हेन नहीं आ सकता। रूल नंबर 9, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। अब कोई अपने फ्रेंड को किल करते, फ्रेंड को ही मार दिया, तो वो क्या हुआ, वो रेजिसाइड हुआ, एमिसिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड सिस्टर की किलिंग हुई, फ्रेट्रिसाइड मीन्स ब्रदर की किलिंग, रेजिसाइड मतलब किंग या क्वीन की। किंग वैसे तो एग्जाम में किंग ही देते हैं, लेकिन किंग या क्वीन किसी को भी हो सकता है। वैसे प्रिंस और प्रिंसेस भी आ सकता है इसमें, रॉयल फैमिली से मतलब है। रीगल एक वर्ड होता है, रीगल का मतलब रॉयल हो गया, और या REG जो है रेजीम जैसे हो गया इसी से, तो REG का मतलब वही होता है रूल करने से रिलेटेड। तो किंग को मार देना, साइड मतलब किल करना होता है, जैसे सुसाइड है अपनी हत्या। एमिसिसाइड इज द आंसर। एक हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, बहुत रिपीट होता है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, ये वर्ड्स बहुत आते हैं। ये किसके सिनोनिम है, एमिकेबल, ये सिनोनिम है फ्रेंडली के। फ्रेंडली, जीनियल, कंजीनियल, कॉर्डियल, कन्विवियल, वार्म, ये सब किए हैं हम लोगों ने, फ्रेंडली की सेंस के लिए आते हैं। तो एमिएबल, एमिकेबल फ्रेंडली के लिए, एमी उसमें भी आ रहा है, तो मतलब फ्रेंड की हत्या वो हो गया। और इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में सेंड किए गए थे कि किसकी किलिंग को क्या कहते हैं, जैसे जिरोंटिसाइड हो गया, ओल्ड पर्सन की हत्या हो गई, ऐसे बहुत सारे किए हैं। फ्रेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, मैरिटिसाइड, युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, तो वो सब किए हैं, अब यहाँ पे लिख नहीं रहे। 10th ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शी सेड टू मी डोंट वर्क वेरी हार्ड, और आप ग्रुप में टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले वो टैग वाला ऑप्शन ही था नहीं, कुछ यूजर नेम नहीं डाला था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यूजर नेम डालो।
तभी बच्चे टैग कर सकते हैं, तभी नोटिफिकेशन आएंगे। और फाइनली टैग वैसे आप कर सकते हैं, पहले पता नहीं चलता था। आपको पूछना हो ग्रुप पे पूछ सकते हैं डाउट्स। शी सेड टू मी डोंट वर्क वेरी हार्ड, उसने मुझसे कहा ज्यादा काम मत करो। अब ये किस तरह का सेंटेंस है? ये कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट यू हो लेकिन हिडन रहे। डोंट वर्क वेरी हार्ड मतलब क्या है? यू डोंट वर्क। सिट डाउन मतलब यू सिट डाउन, तो यू सब्जेक्ट है विच इज हिडन हियर। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं? इनडायरेक्ट बनाने के लिए 2+V1 लाते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 2 लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखिए, एक रूल पढ़ते हैं, बहुत रिपीट होने वाला रूल। इन्फिनेटिव को 2+V1 मीन्स इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को तोड़ा नहीं जाता। तो इन्फिनेटिव के बीच में अगर ये नॉट आ रहा है तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गया, ये गलत है। अब ये तो अच्छा मिसप्रिंट था, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा चेंज है। शी आस्क्ड मी टू नॉट टू वर्क, शी आस्क्ड मी नॉट, इसको हटा देते हैं, शी आस्क्ड मी नॉट टू वर्क। अच्छा फिर तो सेम ही हो जाएगा, चलिए फिर देखें, वो मिसप्रिंट था, छोड़े उसे ऐसी। शी आस्क्ड मी टू नॉट टू वर्क, तो ये गलत है। टू नॉट टू, दो नॉट टू नहीं आएंगे, ये भी रॉन्ग हो गया। अब रिक्वेस्ट वो कर नहीं रही। रिक्वेस्ट हम कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लगा हुआ हो। प्लीज काइंडली होगा तभी रिक्वेस्ट आएगा। बस शी आस्क्ड मी। अब आपको लग रहा हो कि आस्क कैसे हो गया, पूछ थोड़ी रही थी। आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब कुछ कहना भी होता है। आस्क का मतलब किसी से कुछ कहना भी होता है कि जैसे ये काम कर दो, तो उसके लिए ला सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू गो मतलब उसने मुझसे जाने के लिए कहा। तो यहाँ पे शी आस्क्ड मी, इन्फिनेटिव 2+V1 आया जो इसका रूल था, उसके पहले नॉट आ गया, इस तरह से सही हुआ। और आस्क के बाद मी सीधे आएगा, शी आस्क्ड टू मी नहीं कह सकते। शी रिक्वेस्टेड टू मी ऐसे नहीं होगा, शी रिक्वेस्टेड मी, शी एडवाइज्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी टोल्ड मी, इस तरह से बोला जाएगा। सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, मी सीधे आएगा। 11 डैश ही चेंज डैश ओवर द ईयर्स, डैश ही चेंज डैश ओवर द ईयर्स। चेंज ला रहे हैं V3, V3 के साथ क्या हैज हैड तीनों चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम हैड लाएंगे तो कौन सा टेंस होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट में तो 2 पास्ट एक्शंस होने चाहिए ना, अभी किया तो 2 पास्ट एक्शन होंगे। यहाँ तो सिर्फ एक चेंज होने वाला काम हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्शन है, तो यही बच गया हैज प्रेजेंट परफेक्ट। और मच का यूज क्यों हुआ? हैज ही चेंज्ड मच कह रहे हैं, क्या चेंज ज्यादा हुआ है? चेंज है वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं कि अगर आपको वर्ब को डिस्क्राइब करना है कि ज्यादा वाली सेंस लानी है तो वेरी नहीं आ सकता, मच आएगा। जैसे आप कहें वो ज्यादा नहीं बोलता, वो ज्यादा नहीं बोलता, तो आप क्या कहेंगे? ही डज नॉट टॉक वेरी कहेंगे या ही डज नॉट टॉक मच कहेंगे? कोई एक कहना हो तो क्या कहेंगे? जब एक कहना हो तो टॉक को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब के लिए मच आएगा। ही डज नॉट टॉक मच, ही डज नॉट ईट मच, ही डज नॉट स्लीप मच, ज्यादा नहीं सोता, तो इस तरह से बोला जाएगा। तो मच आ गया क्योंकि चेंज के लिए आ रहा था। अब अगर आपको लग रहा है कि वेरी मच भी तो होता है, तो वो भी होता है। सिर्फ मच कहेंगे दैट मीन ज्यादा। अगर कहना है बहुत ज्यादा तो फिर क्या कहेंगे? ही डज नॉट टॉक वेरी मच। फिर दोनों चीजें आएंगी बहुत ज्यादा के लिए, अकेला वेरी नहीं आएगा। 12th ये एडवर्ब वाली चीज थी, एडवर्ब में पढ़ाया जाता है। द बॉय सेड आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमास में टेंस और वर्ड्स दोनों चीजें चेंज होंगी। टेंस भी होगा और वर्ड्स भी, जैसे हियर है तो देयर, नाउ का देन हो जाएगा। अब आई हैव है, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चला जाएगा, तो ही हैज, ये तो टेंस ही नहीं चेंज हुआ, रॉन्ग। यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं हुआ, रॉन्ग हो गया। तो ही हैड बीन वर्किंग, ही कैसे हुआ? लड़के ने कहा था आई, तो लड़के के जो स्पीकर था उसके हिसाब से चेंज हो गया, तो ये ही में चेंज हुआ, पास्ट में चला गया। तो बॉय सेड दैट, बॉय ने कहा था कि ही हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब लास्ट नाइट का क्या?
लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर ऐसे है तो वो द प्रीवियस में चेंज होगा। द प्रीवियस पूरा आएगा, द भी आएगा, प्रीवियस आएगा, तो द नहीं होगा तो वो मिस्टेक हो गई, तो आंसर बी हुआ। 13 पुट ऑफ का मतलब क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सिलेबस में है तो ये वही वाला रूल आ गया। इफ यू पुट ऑफ समथिंग, तो पुट ऑफ का मतलब है एडवांस करना, कैंसिल, पोस्टपोन करना या डिमोलिश करना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को टालना। टालने के लिए क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन के हैं डीले, डेफर, प्रोक्रेस्टिनेट, सबका सेम मीनिंग है, टालने के लिए आता है। कैंसिल के लिए क्या फ्रेजल वर्ब है? फ्रेजल वर्ब्स देख लें कुछ। कैंसिल के लिए हो गया कॉल ऑफ। एडवांस के लिए क्या है? एडवांस मतलब टाइम से पहले कोई चीज करना, टाइम से पहले कुछ करना, जैसे पोस्टपोन का उल्टा, तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टाइम से पहले करना, और पुट ऑफ का मतलब बाद में कर रहे हैं। जैसे आपकी मंडे को क्लास होनी है तो मंडे से पहले ही आपकी संडे को ही स्पेशल क्लास लगा दी जाए कि मंडे के बजाय अब संडे को होगी, तो दैट वुड बी एडवांसिंग द क्लास, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द क्लास। और अगर कैंसिल ही कर दी गई तो वो कॉल ऑफ होता है। और ये अच्छा, प्रीपोन कोई वर्ड नहीं होता, पोस्टपोन का उल्टा आप प्रीपोन के हैं, दैट इज नो वर्ड, उसी के लिए एडवांस है। डिमोलिश के लिए है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब हो गया डिमोलिश करना। नेक्स्ट, मतलब ध्वस्त करना, जैसे बिल्डिंग को गिरा देना, बिल्डिंग गिरा देना, कोई दीवार गिरा देना, वॉल। रॉन्ग स्पेलिंग अब इसमें बताइए कौन सी है? एम्बेरसमेंट, हैरेसमेंट, मिसलेनियस या मिलेनियम? एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग सही है, डबल आर डबल एस होता है। हैरेसमेंट की सही है, परेशान करना, ये शर्मिंदगी था, सिंगल आर डबल एस हो गया। मिलेनियम 1000 ईयर्स का टाइम, तो ये भी सही हो गया। और ये मिसलेनियस इज रॉन्ग, MISCELLANENEOUS। और मिसलेनियस का मतलब जैसे आज का ये क्लास है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मिक्स्ड क्वेश्चंस, हर तरह के इसमें मिले जुले हैं। 15th है इसमें एरर। I was shocked to see how much calories you had put on since the last time we visited you. मैं शॉक था ये देख के, तुमने कितनी कैलोरीज पुट ऑन कर ली, कितना वेट बढ़ गया। मतलब बॉडी शेमिंग किसी की कर रहे हैं बेचारे की, फैट शेमिंग। हाउ मच कब आता है? मच का भी यूज क्या किया था? मच वाटर आया था। मच इज यूज फॉर क्वांटिटी, फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मात्रा के लिए आएगा। और कैलोरीज क्या है? कैलोरीज को तो गिन सकते हैं, लोग तो गिनते हैं कि आज इतनी कैलोरीज हो गई, आज इतनी कैलोरी बर्न की। तो कैलोरीज कैन बी काउंटेड, तो मतलब काउंटेबल के लिए मच नहीं आ सकता, हाउ मेनी होगा। जैसे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बॉयज ऐसे कहेंगे, उसी तरह से हाउ मेनी कैलोरीज यू हैड पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब वेट गेन करना। तो मैं शॉक था ये देख के। 16th, इसका मीनिंग बताइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या हुआ? यहां पे आपको मीनिंग बताना है। वैसे तो लुक फॉरवर्ड टू जो पूछा जाता है वो ज्यादातर ग्रामर का क्वेश्चन इसमें आता है। और ग्रामर का क्या होता है कि लुक फॉरवर्ड टू, वो दोनों चीजें एक जगह कर लें। एक हम लोग करते हैं लुक फॉरवर्ड टू, इसका मीनिंग होता है खुशी से वेट करना कि कुछ होने जा रहा है, लुक फॉरवर्ड टू। एंड द सेकेंड वन इज विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब है किसी चीज के इरादे से। दोनों के बाद आईएनजी फॉर्म आती है अगर वर्ब लाना है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग अस, ही लुक्स फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग हिज टाइम विद अस। तो स्पेंड नहीं होगा, स्पेंडिंग होगा। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग पूछा था खुशी से वेट करना, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर हो गया, इसमें खुश होने भी वाली भी सेंस है। 17th, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई सेड व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम मुंबई? मैंने पूछा वो मुंबई से कब वापस आया, वो कब आया वापस? तो अब यहां पर है आई सेड व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम मुंबई। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने उससे पूछा
अब किससे पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं कि किससे पूछ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए सब में हिम है तो हम यही कर दें। वैसे तो बस इतना कहते आई आस्क्ड, बस इतना कहते सही था, लेकिन ऑप्शन सारे एक से दिए हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें करना है। फिर है व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम मुंबई। अब वो क्या कहेंगे, ही जो है थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही शी दे है वो वैसे ही रहते हैं तो ही रहेगा। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट पे चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा तो हो गया व्हेन ही हैड कम। ही आना था, अब व्हेन ही हैड कम केम, कम सी ऑप्शन सही। 18th, आई हैव नॉट रिकवर्ड डैश माई इंजरी। रिकवर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होगा, मैंने इंजरी से मैं रिकवर नहीं हुआ हूं। रिकवर के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, ये फिक्स्ड है तो आप इसको लिख लीजिए। आपसे पहले ही बोला है कि फिक्स प्रेपोजिशन एक जगह अलग से लिखते रहिए और उनको जिससे एग्जाम से जस्ट पहले एक बार यू विल बी एबल टू रिवाइज देम, एक नजर डाल पाएंगे। 19th एक्टिव पैसिव, डू दे इमिटेट अदर्स, क्या वो दूसरों की नकल उतारते हैं। इमिटेट का सिनोनिम भी पूछा जाता है। इमिटेट मीन्स कॉपी करना, इमिटेट मतलब कॉपी। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर आएगा एंड द थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म हमेशा होती है। अब ये जो डू डज डिड होते हैं, क्वेश्चन पूछने में डू डज डिड लाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में लाते हैं, तो डू डज डिड का यूज पैसिव में जाकर नहीं होता। पैसिव में डू डज डिड हट जाएंगे तो हमें पैसिव बनाना था, तो ये दोनों तो रॉन्ग ही हो गए। अब हमें लाना है आर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे सब्जेक्ट है, अदर्स ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, अदर्स पहले आ जाएगा, आर अदर्स इमिटेटेड बाय देम, दे का हो गया देम लास्ट में। 20, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन पुकारा जाता है, बोला जाता है। ये वाला रूल प्रेपोजिशन चैप्टर से है और प्रेपोजिशन में ये है कि आप अगर कहें कि किसी को क्या पुकारा जाता है तो कॉल के बाद एज नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने साथ में कुछ वर्ड्स किए थे, कॉल, बिकम, मेक, इन सब के साथ एज का यूज नहीं होगा। एज अगर है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, एज नहीं लाएंगे। उसी तरह से रिगार्ड, अगर हम कहते हैं रिगार्ड, कंसिडर, कंसिडर के हैं, नोन के हैं, ही इज रिगार्डेड एज, महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज द फादर, सही है, इज कंसिडर्ड एज द फादर, नोन एज द फादर, तो यहाँ पे नो ये भी सही हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स इनके साथ एज का यूज होगा, एज का यूज होगा। अच्छा एक सेकेंड, गलत लिख दिया, रुकिएगा। कंसिडर यहाँ पे मत लाइए, कंसिडर को तो अलग से बताना था। यहाँ पे लिख लें बस रिगार्ड और नो, इनके साथ आपको एज लाना है। लेकिन कंसिडर के साथ क्या होता है, कंसिडर के साथ एज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इंडियन बुक्स ने एज को गलत माना है। इंडियन बुक्स क्या मानती हैं, दो चीजें बस मानती हैं कंसिडर के साथ। कंसिडर को यूज करिए फर्स्ट पॉइंट विदाउट एज के बिना लाइए, एंड द सेकेंड वन इज कंसिडर के बाद लाइए टू प्लस बी, ये भी ला सकते हैं। जैसे ही कंसिडर्स यू हिज फ्रेंड, ही कंसिडर्स यू हिज फ्रेंड, वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है, या ही कंसिडर्स यू टू बी हिज फ्रेंड, टू बी भी ला सकते हैं। तो कॉल के साथ बस ये मिस्टेक थी, एज हटा दें, ये हो गया सही। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन, इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। 21, अ कमीशन has been appointed to investigate into the scandal। कमीशन अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लास्ट में क्लोज टेस्ट और पैसेज भी करेंगे जैसे एग्जाम का पैटर्न है, और जम्बल्ड सेंटेंसेस भी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इन्वेस्टिगेट के साथ प्रेपोजिशन कुछ नहीं आता। इन्वेस्टिगेट कहेंगे तो विदाउट एनी प्रेपोजिशन यूज करिए, बस अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैंडल। जैसे रिटर्न के बाद बैक नहीं आता, रिटर्न के बाद आपको बैक नहीं लाना, एंटर के बाद इन इनटू कुछ नहीं लाना,
डिस्कस अबाउट समथिंग, डिस्क्राइब अबाउट समथिंग, ये नहीं होगा। तो डिस्कस, डिस्क्राइब, इन्वेस्टिगेट, एंटर, इन सबके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। मतलब ये आपको पूरा रूल अलग है और बीच में थोड़े से वर्ड्स ऐसे बता दिए। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब की तरह अलग चीज होती है, किसी चीज में हिस्सा लेना, इन्वॉल्व होना, उस सेंस में आ जाएगा। एंटर इनटू ये प्रेपोजिशन में पढ़ा था, एंटर इनटू एज अ फ्रेजल वर्ब सही है, किसी चीज में पार्ट लेना तो फ्रेजल वर्ब के रूप में आ जाएगा, प्रवेश की सेंस में नहीं आएगा, घुसने की सेंस में। इन्वेस्टिगेट के साथ भी नहीं आया, लेकिन एक चीज लिख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेट इज फॉलोड बाय नो प्रेपोजिशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू आता है। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, ये नाउन है, इनटू आया इसके साथ। 22 इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है? प्रिविलेज, बहुत रिपीट होने वाला वर्ड है प्रिविलेज की, PRIVILEGE, 2 आई है 2 ई है। 23 डैश his hard work he did not pass, dash his hard work he did not pass, nevertheless his hard work he did not pass, despite his hard work, instead of, या owing to। अब owing to का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ। owing to मीन्स बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इसके तो ये मतलब हो गए। तो ये नहीं हो सकता कि अपनी हार्ड वर्क के कारण वो फेल हो गया। हार्ड वर्क के कारण कैसे वो फेल हो जाएगा? लग रहा है हार्ड वर्क ही बुरी चीज थी। डिस्पाइट का क्या रूल हो? डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, मतलब किसी चीज के होते हुए भी। डिस्पाइट के साथ फेवरेट क्वेश्चन ये है सारे एग्जाम्स का, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज दे देते हैं, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट अकेले आता है। डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट कहेंगे तो ऑफ लाइए। और एक और चीज है, ये बहुत कम पूछी जाती है वैसे, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये तीनों ही प्रेपोजिशन है। नॉट विथ स्टैंडिंग, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, सबका सेम मीनिंग है। नेवरदलेस का मतलब है, ये नेवरदलेस का मतलब है फिर भी। नेवरदलेस का सिनोनिम हो जाएगा नॉनदलेस, ये एडवर्ब में पढ़ते हैं। नॉनदलेस, हाउएवर, फिर भी मतलब है। इवन देन, येट, स्टिल, ये सब है, सबका मतलब है फिर भी। और इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ समथिंग। इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर, की जगह। तो अपने मेहनत के बावजूद वो फेल हो गया, मेहनत के बावजूद फेल हो गया, डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, ये कहेंगे। 24 स्लॉपी का सिनोनिम, स्लॉपी का केयरलेस, क्रेडुलस, कैलस या फेटलिस्ट। तो स्लॉपी का मतलब है लापरवाह, केयरलेस पर्सन, तो स्लॉपी मीन्स केयरलेस, ये आंसर है। क्रेडुलस का मतलब क्या है? भोला भाला, जो आसानी से बेवकूफ बन जाए, ये आपको वोकैब में दिया था, सिनोनिम जो बहुत सारे करते थे उसमें था ये। तो गलेबल के आपके पास ना हो तो आप उनको लर्न जरूर कर लीजिए देख के। क्रेडुलस, फिर से लिख दिया क्रेडुलस। क्रेडो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के थ्रू पढ़ा था। क्रेडो का मतलब होता है बिलीव करना, तो क्रेडुलस मतलब जो आसानी से कुछ भी बिलीव कर ले, बेवकूफ बन जाए, जिससे जो कहें वो सही समझ बैठे उसे, तो भोला भाला सब पर्सन, बहुत कुछ ज्यादा ही इनोसेंट टाइप का। फिर आप इंजेन्युअस कह सकते हैं इसे, कैलो बोल सकते हैं, ट्रस्टिंग, ओवर ट्रस्टिंग, और ग्रीन। नाउ ग्रीन इज अ कलर ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन का ये भी मतलब होता है। कैलस भी किया है, कैलस का मतलब होता है क्रूअल पर्सन। फेटलिस्ट का मतलब है जो डेस्टिनी में, फेट में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखता हो, डेस्टिनी या किस्मत में, नसीब में ज्यादा ही विश्वास रखे, बिल्कुल फेट के ऊपर सब कुछ छोड़ दे के पहले से सब कुछ तय है, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, अगर हमारी किस्मत पे होगा कि सिलेक्शन होना है तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो हम कुछ मेहनत कर ले, नहीं होगा। तो इस तरह की जिसकी सोच है, बिल्कुल ही कोशिश छोड़ दी, दैट इज फेटलिस्ट। एरर, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स, हमारी फुटबॉल टीम में 11 अच्छे प्लेयर्स हैं। कंप्राइज का मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ, तो प्रेपोजिशन में किया था, कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं होगा, कंप्राइजेस बस कहेंगे। और फुटबॉल टीम कंप्राइजेस 11 स्किल्ड प्लेयर्स ऐसे कहिए।
लेकिन इस बात को एक और तरह से कह सकते हैं, ये वाला इतना पूछा जाता है कि थोड़े से भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पता हो जाता है कि हाँ कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आएगा। लेकिन जो कम पूछते हैं, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, वो ये है, इसी सेंटेंस में आप कहें आवर फुटबॉल टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ, नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आवर फुटबॉल टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ, ये 11 प्लेयर्स, ये कहें इज कंप्राइज्ड ऑफ, सही हो गया। अब ये क्या किया यहाँ पे ये किया है, वैसे तो कंप्राइज के साथ कुछ नहीं लाना, लेकिन अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की रचना है, तो फिर ऑफ आएगा। वो इस तरह से मतलब ये है कि एक्स हो, एक्स हो, एक्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब हो, फिर कंप्राइज्ड हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कंप्राइज्ड हो, मतलब ईडी फॉर्म में हो, तब फिर ऑफ आएगा। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे इज आर वॉज वर हो, इज आर वॉज वर ऐसा कुछ हो, और फिर कंप्राइज्ड हो ईडी, तो फिर ऑफ जरूरी हो जाएगा। तो आवर फुटबॉल टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स, ये कह सकते हैं। 26, अब इसको सही ऑर्डर में लगाना है, यहां से स्टार्ट हुआ, इस पे एंड हुआ है, ऑर्डर में लगाएं जिससे इसकी कुछ सेंस बने, कुछ मीनिंग निकले। सुलेखा वॉज 10 months ओल्ड, 10 महीने की थी। एंड हुआ दैट वॉज वाई शी वॉज कॉल्ड भोली। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कुछ अब मुश्किल इसमें नहीं ज्यादातर आते, आसान ही देते हैं। सुलेखा वॉज 10 months ओल्ड, 10 साल की थी। अब है, इसको आपको पूरी स्टोरी की तरह करना है, तो हम लोग इसमें काफी प्रैक्टिस की है, और उस प्रैक्टिस में आपको बताया कि हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग से सेपरेटली कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ, और लॉजिक होता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये तो 10 साल की थी वो, 10 महीने की थी। सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन वॉज डैमेज, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज था, ये हो सकता है। सबसे पहले शी फेल ऑफ द कॉट, मतलब कॉट से गिर गई, जहां बच्चे को, छोटे बेबी को रखा जाता है। इट मेड हर मेंटली रिटार्डेड, शी फेल ऑन हर हेड। अब लॉजिक क्या बता रहा है, लॉजिक कह रहा है 10 महीने की थी बच्ची, फिर वो अपने कॉट से गिर गई, कॉट से गिरी तो क्या हुआ, शी फेल ऑन हर हेड। पहले गिरी, गिरी तो सर के बल गिरी, सर नीचे, सर टकराया उसका, उसकी वजह से क्या हुआ। अब हमने बता दिया कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हम बाद में बताएंगे। इट मेड हम मेंटली, फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, एक सेकेंड गलत लिख दिया। सबसे पहले हुआ कि वो गिरी, क्यू हुआ, फिर एस हुआ, उसका फिर रिजल्ट हुआ कि जब वो गिरी, सर पे, सर के बल गिरी, तो उसके ब्रेन के कुछ हिस्सा डैमेज हुआ, और जो डैमेज हुआ तो उसका रिजल्ट ही हुआ कि बेचारी मेंटली रिटार्डेड हो गई। और मेंटली रिटार्डेड हुई, जैसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, दैट वॉज वाई शी वॉज कॉल्ड भोली, उसको इसीलिए उसका नाम ही भोली पड़ गया। तो इसीलिए क्यू के बाद एस था, तो यही आंसर हो गया, क्यू एस आर पी, सॉरी क्यू एस पी आर। 27, अब इसको क्लोज टेस्ट अब सॉल्व करेंगे। क्लोज टेस्ट है, वी हैव 5 ब्लैंक्स हियर, एक पैसेज है उसमें 5 वर्ड्स मिसिंग हैं, उन 5 वर्ड्स को फिल करना है। फॉर मेनी पीपल डेली पेंगुइन्स, अब इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन है पेंगुइन्स के ऊपर। 1 में इसमें से क्या लाएंगे, फिर इसके बाद पैसेज लास्ट में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फॉर मेनी पीपल अ डेली पेंगुइन्स आर डैश द क्यूटेस्ट स्पीशीज, बट डिड यू नो दैट दीज एंटार्क्टिक प्रेडेटर्स आर वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट डैश हंटर्स। अब ये क्या है, पेंगुइन्स ये वाली जो है वो क्यूटेस्ट स्पीशीज में से मानी जाती है, बाय फार द क्यूटेस्ट, द एक्चुअल, द क्यूटेस्ट, मेनली द क्यूटेस्ट, या ग्रजिंगली द क्यूटेस्ट। तो आपको बोलने में भी कोई एक चीज सही लग रही होगी, और वो क्यों सही लग रही है उसका मीनिंग देखिए।
बाय फार द क्यूटेस्ट। बाय फार द क्यूटेस्ट का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा डिग्री में, बहुत ज्यादा डिग्री, बाय लार्ज अमाउंट ये मतलब है। तो मतलब दूर दूर जैसे इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। तो पेंगुइन्स बहुत लोगों को क्यूट लगती हैं। तो फॉर मेनी पीपल एडेली पेंगुइन्स आर बाय फार द क्यूटेस्ट स्पीशीज। ये दी एक्चुअल नहीं हो सकता, दी एक्चुअल या दो दो बार द ऐसे आ रहा है, दी एक्चुअल द क्यूटेस्ट मेनली है, मुख्य रूप से द क्यूटेस्ट हैं। जैसे और भी कुछ हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। ग्रजिंगली का मतलब होता है जैसे कोई झिझकता हुआ कोई काम करे कि करना नहीं चाह रहा है लेकिन मजबूरी में कर रहा है। इसका तो मतलब निकल रहा है कि हमें क्यूट लगती नहीं है लेकिन हम बोलते हैं बस। ऐसा क्यों होगा कि हम, क्या मजबूरी है कि हमें उन्हें क्यूट कहना पड़ रहा है। फिर है, बट डिड यू नो दैट दीज एंटार्क्टिक प्रेडेटर्स आर वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट डैश हंटर्स। मोस्ट फियर्स हंटर्स, मोस्ट एम्फीबियन हंटर्स हैं, मोस्ट डेलिटीरियस हैं या मोस्ट पैलेटेबल हैं। देखने में तो बड़ी क्यूट हैं लेकिन अब ये वैसी है नहीं, वेजिटेरियन नहीं है, ये हर्बीवोरस नहीं है, कार्निवोरस हैं। तो ये शिकार करती हैं। और किस तरह की शिकारी हैं? मोस्ट क्या हो सकता है कोई? पैलेटेबल मीन्स टेस्टी। टेस्टी मतलब डिलिशियस, स्वादिष्ट हो गया। तो ये स्वादिष्ट हंटर्स हैं। ये नहीं होगा कि हंटर्स के सिर्फ हंटर की आप टेस्ट बता रहे हैं। डेलिटीरियस का मतलब है हानिकारक, हार्मफुल। डेलिटीरियस मीन्स हार्मफुल। ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, वो कैब में आते हैं सब। एम्फीबियन का मतलब क्या हुआ? एम्फीबियन रूट वर्ड में पढ़ते हैं। एम्फी का मतलब होता है टू। एम्फी का मतलब टू हो गया। और एम्फी हो या एम्बी हो, दोनों का मतलब टू होता है। एम्फीबियन का मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, वो एम्फीबियन हुए। इसी तरह से एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, वो भी टू के लिए आता है, जो दोनों हाथों से इक्वली वेल लिख सके। एम्बीवर्ट होता है जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच की चीज हो गया। एम्बीवैलेंट है मतलब किसी एक चीज को लेके आपको पॉजिटिव फीलिंग भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। तो ये सब हम रूट वर्ड में किए हैं। फियर्स का मतलब खूंखार। एम्फीबियन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एम्फीबियन में ज्यादा या कम नहीं हो सकता। मोस्ट एम्फीबियन क्या होगा? मोस्ट एम्फीबियन नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा एम्फीबियन कैसे हो जाएगा? एम्फीबियन में ज्यादा कम वाला कोई चांस ही नहीं है। सबसे खूंखार मतलब कोई पेंगुइन को सोच ही ना पाए कि ये खूंखार भी हो सकती हैं। फिर है डैश climate change is affecting their food source and thousands of their chicks. Unfortunately, climate change is affecting firstly, farther या however. Climate change is affecting their food source. अब यहां पे क्या कहेंगे? क्या फिर भी की सेंस आ रही है कि खूंखार है फिर भी ऐसा है? तो अगर खूंखार ना होती, मान लीजिए वो इतनी अग्रेसिव टाइप की ना होती, तो क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल अलग चीज है, उसका उनके अग्रेसिव होने या होने से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो खूंखार है फिर भी क्लाइमेट चेंज असर डाल रहा है। तो होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मतलब कोई दुख भरी चीज बताने के लिए कहेंगे कि दुर्भाग्य से क्लाइमेट चेंज जो है उनकी फूड सोर्स पे असर डाल रहा है। फार्दर का मतलब क्या होता है? फार्दर मीन्स ज्यादा दूर। फार, फार्दर, फार्देस्ट, ये दूर की सेंस में आएगा, डिस्टेंस की सेंस में। फर्स्टली तो हम तब लाते जब हम कुछ कई चीजें गिनाते, हमने तो चीजें गिनाई ही नहीं आगे, इसीलिए नहीं हो सकता। तो अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग देयर फूड सोर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देयर चिक्स डैश एवरी ईयर। चिक्स मतलब जो उनके बच्चे हैं। थाउजेंड्स ऑफ देयर चिक्स फ्लंक, स्टार, फ्लोट या स्ट्रैंगुलेट। सो यहाँ पे क्या लाएंगे? ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, एग्जाम डिफरेंट एग्जाम से लिए हैं। ये वाला प्रीवियस ईयर्स का नहीं है, ये कोई पेंगुइन्स के ऊपर आर्टिकल था, तो उन्हीं के आर्टिकल से कुछ वर्ड्स गायब करके खुद ही बना दिया था ये। अब क्या करती हैं उनकी चिक्स जो है वो फ्लंक कर देती हैं, स्टार, फ्लोट करेंगे, स्ट्रैंगुलेट। फ्लंक का मतलब होता है फेल करना। जैसे एग्जाम में ही फ्लंक्ड द एग्जाम मतलब ही फेल्ड द एग्जाम, तो फेल हो गया। तो वो कोई एग्जाम तो बैठ के दे नहीं रही है कि आपके साथ वो कॉमन कैडर का पेपर दे रही होंगी, पेंगुइन के छोटे छोटे बच्चे। फ्लोट का मतलब तैरना, तो ये इसमें तैरती हैं। ये हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है और थाउजेंड्स ऑफ उनके जो बच्चे हैं, हजारों, वो तैरते हैं। तो तैरना तो काम ही है उनका,
उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से तैरने लगे। स्ट्रेंगुलेट मतलब गला घोटना, तो पेंगुइन इतनी छोटी सी है क्यूट सी, वो किसका गला घोट देंगी, गला घोट के तो मारेंगी नहीं। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है गला घोटना, और स्ट्रैंगल भी कह सकते हैं, गला घोट के मारना, गला दबा के। स्टार्व होगा, स्टार्व का मतलब है भूख, बहुत ज्यादा भूखा होना या भूख से मर जाना। तो भूख से मर जाती, ये आइडिया रिलेटेड हो गया ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सोर्स अफेक्ट हो रही है, खाना नहीं मिलता तो वो मर जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा एंड थाउजेंड्स ऑफ द चिक्स स्टार्व एवरी ईयर। फिर है दे आर कॉमन अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका विच इज द ओनली प्लेस। अच्छा एक सेकेंड, चलिए सही था। दे आर कॉमन अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका विच इज द ओनली प्लेस वेयर दे डैश, वेयर दे फाइंड, वेयर दे फाउंड, आर फाउंड या वेयर दे आर फाउंडेड। तो वो कॉमन है एंटार्क्टिका की पूरी कोस्ट पे, और जो ओनली प्लेस है, इकलौती प्लेस है जहाँ पे वो पाई जाती हैं। फाइंड की फॉर्म्स क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये फॉर्म्स हुई, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये हुआ मतलब पाया जाना, कोई चीज ढूंढ लेना, मिल जाना, ये है। और एक है फाउंड। फाउंड का मतलब एक स्टैब्लिश करना भी होता है, स्थापित करना, सेटअप करना, जैसे दिस कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय। तो फाउंड की फॉर्म्स क्या है? फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये हुआ। अब इसका तो मतलब हो गया उनको स्थापित किया गया, मतलब जैसे किसी इंस्टीट्यूशन की तरह उनको वहां पे सेटअप किया गया। तो पेंगुइन्स के लिए क्या होगा? वो पाई जाती हैं। पाई जाती हैं मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा पाई जाती हैं बाय समबडी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। और पाई जाने के लिए वो फाइंड वाली फॉर्म्स हुई, तो फाइंड का फाउंड हो गया थर्ड फॉर्म। तो बस ये इसमें था। और आप ये भी देखते रहिए कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। जैसे क्लोज टेस्ट दिया तो कितने सही हुए, तो इसमें से ये जैसे क्लोज टेस्ट ही खुद ही बनाया था, लेकिन ऐसा ही लेवल आने का चांस है। तो ऑप्शंस और सब कुछ तो ये खुद ही दिए थे, लेकिन एग्जाम में इसी तरह का आता। अब है एक पैसेज और कर लेते हैं। हो सकता है बचपन में आपने इस पैसेज को एक कहानी में भी पढ़ा हो, स्कूल में आपके ये कहानी रही हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है, इसको पढ़ लें अब। चलिए अब पढ़ें। आई कीप एक्सप्लेनिंग दिस, और आप लोग खुद पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आप सुन लीजिए। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। तो उलापुर नाम के गांव में पोस्ट मास्टर फर्स्ट टाइम आया ड्यूटी अपनी करने के लिए, वहां पे पोस्टेड था। दो द विलेज वॉज अ स्मॉल वन, देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाय एंड द प्रोपराइटर एन इंग्लिश मैन हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड। प्रोपराइटर मीन्स ओनर, मालिक। तो वो गांव तो बड़ा छोटा सा था, लेकिन उसके थोड़ा सा दूर पे एक इंडिगो फैक्ट्री थी, और उसका जो मालिक था उसने वहां पे जो कि एक अंग्रेज आदमी था, उसने वहां पे एक पोस्ट ऑफिस सेटअप करवा दिया था कि लोगों को आसानी होगी, जो वहां पे वर्कर्स होंगे, मजदूर होंगे। और पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा। अब हमारा पोस्ट मास्टर जो है वो कैलकाटा से था ओरिजिनली। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये ईडियम है। क्या पूछ इसको ईडियम में पूछा जाता है? फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है टू बी अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, अनजान जगह पर बेचैन होना। जैसे मछली को पानी से निकाल दें, तो वो इस तरह का फील करता था, क्योंकि वो तो ऐसे डिस्टेंट विलेज में, रिमोट विलेज मतलब दूर दराज के गांव में आ गया था, उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे वहां, अजीब सा लगता था। हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क एरिया नॉट फार फ्रॉम अ ग्रीन स्लाइमी पॉन्ड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय डेंस ग्रोथ। उस वो जो रहता भी था, ऑफिस भी जो था, लिविंग रूम भी जो था, बड़ा बेकार सी जगह पे था, डार्क सी जगह पे। और वहां पे काई जमा हुआ पॉन्ड वहां पे था, छोटा सा पॉन्ड होगा हर तरफ, उसमें बहुत पेड़ वेड़ लगे थे। तो वो जगह भी अच्छी नहीं थी, कोई हैप्पी सी जगह नहीं थी। The men employed in the indigo factory had no leisure. Moreover, they were hardly desirable companions for decent folk. अब जो लोग वहां पे, वो वहां ज्यादा लोग रहते नहीं थे। तो जो इंडिगो फैक्ट्री थी वहां पे मजदूर काफी सारे होंगे, लेकिन उन मजदूरों को फुर्सत नहीं थी। लेजर मतलब है कि फ्री टाइम नहीं था कि जब वो कुछ इंजॉयबल कोई चीज कर सके अपनी मनपसंद। इसके अलावा वो आदमी जो था, वो जो ये पोस्ट मास्टर था, पढ़ा लिखा था, वो एजुकेटेड था। और वो मजदूरों के साथ उसको अच्छा ना लगता, तो वो उसको कंपेनियन मतलब उनकी कंपेनियनशिप उसे पसंद ना आती कि वो पढ़ा लिखा है, वो मजदूर हैं।
तो उसका मन ही नहीं लगता था। ही हैड लिटिल कंपनी। लिटिल का मतलब क्या होता है, इफ वी यूज लिटिल विदाउट एनी आर्टिकल, दिस मीन्स ना के बराबर। उसके ना के बराबर लोग जानने वाले थे। एंड डिड नॉट हैव मच टू डू आइदर, काम भी कुछ नहीं था उसके पास करने के लिए। अभी स्मार्टफोन और वो सब जमाना था नहीं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है, तो नहीं तो उसका उसी में दिल लग जाता अगर बस नेट होना चाहिए था। At times he tried his hand at writing a verse or two, that the movement of the leaves and clouds of the sky were enough to fill life with joy. Such were the sentiments to which he thought to give expression. अब कुछ काम करने को नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो पोएम लिख के देखते हैं। वर्ड्स मतलब पोएम हो गया, पोएम ही ट्राई करेंगे। पोएम में क्या होता है, पोएम में जैसे नेचर के ऊपर लोग लिखते हैं कि क्लाउड्स देख के पत्तियां जो है, लीव्स हैं वो लहरा रही हैं, तो उसको देख के मैं खुशी से झूम उठता हूँ। इस तरह की जो पोएम्स होती हैं इस टाइप का लिखने की कोशिश करता था कि नेचर की तारीफें करूं। बट गॉड नोज दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ if some genie of the Arabian Nights had in one night swept away the trees, leaves and all and replaced them with urban setting, यहाँ with होगा, replace them with urban setting, hiding the clouds from view with rows of tall buildings। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहे हैं कि वो तारीफें करने की कोशिश करता था नेचर की, बड़ा खुश हो जाता है नेचर में, लेकिन गॉड जानता है, गॉड से तो कुछ छुपा नहीं है, कि अगर कोई किसी तरह से कोई जादू से रातों रात वहां पे वो सारी चीजें, सारा नेचर हटा के पूरा शहर खड़ा कर देता, ऊंची ऊंची बिल्डिंग वहां पे आ जाती है, स्काई बिल्कुल ब्लॉक हो जाता, दिखाई नहीं देता, तब भी वो जो ये पोस्ट मास्टर है बेचारा बहुत खुश हो जाता। मतलब एक तरफ तो नेचर की तारीफ करता करता था मजबूरी में, लेकिन वो चाहता था कि ये सब चला जाए, शहर आ जाए, तो गांव में बस मजबूरी में था और उसको लगता कि बस एक नई जिंदगी जैसे मिल गई हो। अब इसको पढ़ लिया होगा आपने, कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, 10 सेकंड्स, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं अगर आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं। फिर इसके 4 क्वेश्चंस हैं, दैट वुड बी द एंड ऑफ द क्लास। आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो आप ग्रुप पे टैग करके पूछ सकते हैं और नंबर उसके सेंड कर सकते हैं। चलिए अब देखें, व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड नियर उलापुर। उलापुर के पास किस टाइप की फैक्ट्री थी, केमिकल की थी, डाइस की, क्लोथ्स की या रबर की, किस चीज की फैक्ट्री थी। अब हमें क्या पता है, एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए। देखिए किस चीज की फैक्ट्री बोली गई है, ये थी इंडिगो की। और इंडिगो होता क्या है, इंडिगो इसमें क्या हुआ, रबर क्लोथ्स है नहीं, इंडिगो डाई होता है, मतलब नील की फैक्ट्री थी। नील हो गया जो कलर होता है। नेक्स्ट है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब इसमें से फॉल्स क्या है, एन इंग्लिश मैन गॉट अ पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश, एक अंग्रेज ने पोस्ट ऑफिस वहां पे सेटअप करवाया था। द पोस्ट मास्टर वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर, पोस्ट मास्टर है जो नेचर से इंस्पायर होता था। पोस्ट मास्टर वॉज एन एकम्प्लिश पोएट, बड़ा एक्सपर्ट पोएट था पोस्ट मास्टर। या पोस्ट मास्टर हैड फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू के पहले अगर आर्टिकल नहीं लगा, ए एंड द कुछ नहीं लगा, तो दिस मीन्स ना के बराबर। अब कौन सी चीज आपको गलत लग रही है, एक बार पैसेज पे वापस चल लें। इंग्लिश अंग्रेज ने सेटअप कराया था पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर नेचर से इंस्पायर होता था, एक्सपर्ट पोएट था, या फिर ना के बराबर फ्रेंड्स थे। देखिए अब यहाँ पे कौन सा हमें मिलता जा रहा है, मिलता ये जा रहा है कि प्रोप्राइटर जो था वो एक इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था, मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड, ये हो गया, उसी ने सेटअप कराया था, मतलब ये सही है। फिर इसके बाद है, ये दिया है कि ही हैड लिटिल कंपनी, लिटिल कंपनी, लिटिल के पहले आर्टिकल नहीं आया, दिस मीन्स ना के बराबर लोग थे, तो मतलब ये भी है इसमें, ये भी हमारा ट्रू था, तो ये तो हमारा ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। जो नेचर से इंस्पायर्ड था ये भी बोला गया है कि वो नेचर, उसने सोचा कि चलो पोएम ही लिख लें, टाइम पास होगा, पोएम लिखने के लिए नेचर के ऊपर लिखता था, उसकी तारीफें करता था, जबकि पसंद इतना नहीं था, मजबूरी में करता था। इंस्पायर्ड बाय नेचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये गलत है। एकम्प्लिश पोएट नहीं था, ही वॉज नॉट एन एक्सपर्ट, वो तो सिर्फ कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं, तो करे क्या, पोएम ही लिख लूं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इसमें से ट्रू क्या चीज हुई,
पोस्ट मास्टर हेल्ड फ्रॉम उलापुर। हेल फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से है, कहीं को बिलोंग करते हैं। आई हेल फ्रॉम लखनऊ मीन्स आई बिलोंग टू लखनऊ। तो हेल फ्रॉम को ग्रामर में भी पूछा जाता है, दिस मीन्स बिलोंग टू। क्या उलापुर से था वो? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिज नेचुरल सराउंडिंग्स। वो नेचुरल सराउंडिंग्स उसे इतनी पसंद थी कि वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। द ओनर ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, या द पोस्ट मास्टर फेल अनकंफर्टेबल इन कैलकाटा। देखिए आप शायद आपको पता चल ही गया होगा क्या आंसर है, क्योंकि आपने स्टोरी समझ ली है, लेकिन फिर भी देख लें पैसेज पे चल के। क्या वो कैलकाटा, वो था कहाँ से? ही वॉज नॉट फ्रॉम उलापुर, ही वॉज पोस्टेड इन उलापुर। वो तो कैलकाटा से था, ये रॉन्ग हो गया। और कैलकाटा में वो खुश नहीं था, ऐसा नहीं है। उलापुर में परेशान था, कैलकाटा की तो याद आती थी उसको, ये तो फिर गलत हो गया। फिर दूसरी चीज है इंग्लैंड से था, जो ये इंडिगो फैक्ट्री का प्रोपराइटर था, ओनर था, वो इंग्लिश मैन था। इंग्लिश मैन मीन्स ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये भी सही है। और क्या वो नेचर को छोड़ना नहीं चाह रहा था? नेचर के ऊपर वो पोएम तो लिखता था, बट गॉड नोज दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज अ गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। जो पोस्ट मास्टर था उसको लगता है ऐसे न्यू नई जिंदगी मिल गई, अगर उसको सब कुछ हटा के, नेचर हटा के सब वो शहर उसका आ जाता। तो इसीलिए आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर है अनकंफर्टेबल नहीं था, ओनर इंग्लैंड से था, ठीक है। डिड नॉट वांट टू लीव, ये भी गलत है। सही हमें क्या बताना था? अच्छा, ये ओनर ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ये सही है, बाकी सब गलत थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 35 questions finally. What is one of the reasons of the postmaster sadness? पोस्टमास्टर की सैडनेस की वजह क्या है? लिविंग नियर स्लाइमी पॉन्ड, के वो काई वाले पॉन्ड के पास रहना पड़ रहा है। एक्सेसिव वर्कलोड, हद से ज्यादा काम है। ही हेटेड नेचर, नेचर से उसे नफरत थी। या फिर लैकिंग कंपनी, उसको कंपनी उसके पास नहीं थी, मतलब लोग उसके टाइम बिताने के लिए लोग थे नहीं, फ्रेंड्स नहीं थे। स्लाइमी पॉन्ड वाली बात की है, डार्क एरिया में बिल्कुल रूम था। एक्सेसिव वर्कलोड नहीं था, उसके पास तो फालतू टाइम था, टाइम पास करने के लिए उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। नेचर से नफरत भी नहीं थी, नेचर पे पोएम लिखता था, हाँ नेचर से मच बेटर उसे अपना कैलकाटा याद आता था। लैकिंग कंपनी है कि उसको वहां पे मजदूर एक तो काम करते थे, उसके अपने फ्रेंड्स नहीं थे, मजदूर थे भी तो वो बिजी रहते थे, और अगर बिजी ना भी रहते तो उनसे बात करना नहीं चाहता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो बस ये हम लोगों का फाइनल आंसर था। तो ये लास्ट था। आप ये भी अपने, आप इसमें भी चेक करिए, जैसे आप मॉक टेस्ट में देखते होंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके, इसमें भी आप देखिए कि आपके 35 में कितने आए, किस एरिया में प्रॉब्लम है, वो सब आपको देखना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो आप लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।